नमस्कार, शो का नाम है कैंसर की बात डॉक्टर मनीष जैन के साथ और हम बात करते हैं कैंसर की और उससे जुड़े तमाम टॉपिक्स की और कोशिश करते हैं कि क्लैरिटी लाएं उन सारे एस्पेक्ट्स पे जिन पे कई बार हमें जवाब नहीं मिलता है। डॉक्टर मनीष जैन हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन द शो। धन्यवाद विवेक। सर, हमने लास्ट एपिसोड्स में बात करी थी कैंसर की, उनके पैथोफिजियोलॉजी की और बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स की, और पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी लंग कैंसर क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। आज हम सर थोड़ा सा फोकस करेंगे या आपका मार्गदर्शन चाहेंगे कि ये जो ट्रीटमेंट पार्ट है ये लंग कैंसर का, इसको कैसे हैंडल करते हैं और क्या क्या तरीके होते हैं लंग कैंसर को ट्रीट करने के। देखो विवेक, जब भी हम लंग कैंसर की बात करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि ये, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कि सबसे ज्यादा बड़ा कॉज है डेथ का दुनिया में। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर की डेथ भी मिला लोगे तो लंग कैंसर की डेथ के सामने कम है। अभी ये इतना डिफिकल्ट क्यों है? ये इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि लंग बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, और ये सेंसिटिव ऑर्गन को हम जब ट्रीट करते हैं कीमोथेरेपी से, रेडिएशन से, तो इसमें लिमिटेशंस होते हैं, सर्जरिकल लिमिटेशंस होते हैं। और जो बहुत से पेशेंट डायग्नोज होते हैं, 70 to 80% पेशेंट्स ये स्टेज 3-4 में डायग्नोज होते हैं। लंग कैंसर को अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं होते, ये एक्सीडेंटल डिटेक्शन होता है। तो यदि हमको अर्ली स्टेज में कैंसर मिल जाए तो क्यूरेबल है, लेकिन उसको डायग्नोज करना ही सबसे क्रिटिकल बात है। अभी जब हम एडवांस स्टेज में पेशेंट को देखते हैं तो हमको उसका फिर हेल्थ स्टेटस देखना पड़ता है। ये बहुत सी बार स्मोकर्स होते हैं तो उनके लंग का कैपेसिटीज काफी कम हुआ होता है, जैसे उनको सीओपीडी है, ये ओल्ड एज बीमारी है तो उनको डायबिटीज, हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनका फिटनेस इश्यू होता है। तो ये बहुत फैल चुका है तो उसको वो वैसे उनकी फिटनेस यदि ब्रेन में चला गया, 30% ऑफ टाइम ये ब्रेन में चला जाता है, वहां से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ऐसे कई सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है, इसीलिए लंग कैंसर को ट्रीट करना ये काफी चैलेंजिंग होता है। तो यदि अर्ली स्टेज में लंग कैंसर मिल जाए तो इसमें हम सर्जरी कर देते हैं, लेकिन ज्यादा करके जैसे मैंने बताया स्टेज एडवांस्ड होती है तो इनका सर्वाइवल काफी कम होता है। 2 year सर्वाइवल इन एडवांस स्टेजेस इज ओनली 25%, 5 year सर्वाइवल 15% है। और अभी अभी हमारे पास में कोई टारगेटेड ड्रग्स आ गए कि जिससे पेशेंट्स वो पर्टिकुलर जेनेटिक म्यूटेशन या प्रोटीन अल्टरेशन के कारण उनके एक्यूरेट टारगेटेड ड्रग्स देके उनका प्रोलॉन्गेशन हो रहा है लाइफ का। जो अर्ली स्टेज में मिलता है उनके लिए सर्जरी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत से लोगों का मिथ होता है कि सर्जरी करने से बीमारी फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि अर्ली स्टेज में कैंसर है तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। वो थोरैसिक सर्जन स्पेशलाइज्ड इन ऑन्को सर्जरी में होना चाहिए, और वो जब सर्जरी करते हैं तो 2 तरह से सर्जरी कर सकते हैं, या तो पूरी लंग ओपन करके सर्जरी करते हैं या फिर लिमिटेड सर्जरी जिसको हम वैट्स प्रोसीजर बोलते हैं, यानी वीडियो असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी या वीडियो असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी, लोबेक्टोमीज भी करते हैं या रोबोटिक सर्जरीज भी करते हैं। ये सारी सर्जरीज को मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी बोला जाता है। ये सर्जरी करने से पहले हमको देखना होता है कि लंग की कैपेसिटी सही है या नहीं। सपोजिंग भगवान ने तो हमको वैसे 90% लंग एक्स्ट्रा दिया है, लेकिन स्मोकिंग के कारण बहुत से लोग अपना लंग खराब कर चुके होते हैं, और यदि हमने लंग निकाल दिया, आधा लंग निकाला या लोब निकाल दिया, तो वो लंग निकालने के बाद में पेशेंट क्रिपल नहीं होना चाहिए, यानी उनको अपनी सांस खुद लेती आनी चाहिए, उनको मशीन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये देखने के लिए हमको पल्मोनोलॉजिस्ट, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होती है, जैसे कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया, ये सब मिलके पेशेंट इवेल्युएट करते हैं और फिटनेस देखा जाता है। यदि हमको पूरी तरह से पता चल जाए कि इनका लोब निकाल सकते हैं या पूरा लंग निकाल सकते हैं या वेज रिसेक्शन कर सकते हैं, तो उस हिसाब से वो सर्जरीज होती है। यदि सर्जरी सही ढंग से बिना कॉम्प्लिकेशन से हो तो 3 से 4 दिन में पेशेंट घर चला जाता है। और 3 से 4 हफ्ते में वो काम पे भी जा सकता है। क्या बात है। कुछ लोगों को सर्जरी करने के बाद में हमको कीमोथेरेपी देने की जरूरत होती है, तो ये डिपेंड करता है उनके जो पैथोलॉजी रिपोर्ट होते हैं उसके ऊपर डिसाइड होता है। लेकिन कुछ लोगों को हम यदि बीमारी बड़ा होगा तो पहले कीमोथेरेपी देके बीमारी छोटा करते और फिर ऑपरेट करते। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। कुछ लोगों को हमको सर्जरी करके कीमो देके EGFR पॉजिटिव है तो उसे मर्टिनिब नाम की गोली भी देनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि उनका स्टेजिंग क्या है, रिसेप्टर स्टेटस क्या है, ऑपरेशन के बाद में क्या रिपोर्ट निकला है, ये सब चीजें की जाती है। जो लोगों की बीमारी एडवांस स्टेज में चली जाती है तो उनको कीमोथेरेपी दी जाती है,
या फिर उनको टारगेटेड थेरेपीज दी जाती है। जैसे मेटास्टेटिक सेटिंग हो तो उसके कई सारी जाति हो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि लंग कैंसर में काफी जाति है और बहुत सारी अभी 8-9 टाइप के टारगेट्स के ऊपर हमारे पास टारगेटेड ड्रग्स अवेलेबल है। और 80% जो नॉन स्मोकर लोग हैं उनमें ये टारगेट्स मिल जाते हैं। नॉन टारगेट्स के लिए हमारे पास कीमोथेरेपी ऑप्शन होता है। टारगेट्स के लिए हम टारगेटेड ड्रग्स यानी पिल्स भी देते हैं, जिससे कि लोग बिना ज्यादा साइड इफेक्ट के वो सिर्फ वही प्रोटीन या वही जीन को टारगेट होता है। ये ओरल फॉर्म में होता है या आईवी फॉर्म में होता है और इस तरह से हम पेशेंट को स्पेसिफिक जब ड्रग देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी एक्सप्लेन करते हैं या उसे कैसे हैंडल करना है। और बहुत सी बार ये टारगेटेड ड्रग्स में ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते। लेकिन कीमोथेरेपी जिन लोगों को देना पड़ता है जैसे कि स्मोकर्स है तो उनमें कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी और एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी ऐसे कॉम्बिनेशन देने पड़ते हैं जिससे कि हम वो बीमारी को हर तरफ से मारे। तो इसके कारण फिर कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे हेयर लॉस, मुंह में छाला पड़ना, थकान आना, ब्लड काउंट गिरना, लूज मोशंस होना, वीकनेस आना। तो इस तरह से साइड इफेक्ट आ सकते हैं। लेकिन ये आपको जब कोई पेशेंट को ट्रीट करना होता है तो उसको एक्सप्लेन करना होता है कि किस तरह से वो साइड इफेक्ट हैंडल करे। तो यदि मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं उसको पहले पूरा प्रिपेयर करता हूँ कि उनकी ट्रीटमेंट क्या होने वाली, साइड इफेक्ट्स क्या होने वाले, बीमारी क्या है, उसको कैसे लड़ना है और क्यों लड़ना है, ये सब बातें पेशेंट को बताना जरूरी होती है। थर्ड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि जैसे कीमोथेरेपी देने से पहले हम जैसे टारगेट ढूंढते हैं, EGFR, अल्क वगैरह जो हमने टारगेट ढूंढे। तो जब अल्क पॉजिटिव निकलता है तो ये लोग इवन मेटास्टेटिक सेटिंग में कई साल, 90 महीना एवरेज है उसका, उतने साल तक जी सकते हैं। EGFR पॉजिटिव निकला तो करीब 45 मंथ का एवरेज होता है। तो ऐसे कई लंबे समय तक टारगेट मिलने पे वो लोग जी सकते हैं और मजे से अपना काम करके भी जी सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि कैंसर हो जाए तो हर कैंसर पेशेंट बेड रिडन ही हो जाए और उनको कोई ट्रीटमेंट के बाद में फायदा ही ना मिले या वो काम पे ना जा सके, वो यूटिलिटी के ना रहे जीवन के, अपने जीवन के लिए, समाज के लिए या अपने फैमिली के लिए, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए गिव अप करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे बहुत साल पहले, आज से 10 साल 11 साल पहले एक पेशेंट आया था मेरे पास जो उस वक्त में 60s में होगा और उनको लंग कैंसर था। रावेर एक छोटे गांव से आए थे और उनके दोनों बेटे उनको लेके आए थे और बोले थे कि ये बहुत एडवांस स्टेज में, हमको तो बोल दिया है अभी ये लास्ट स्टेज है, कुछ हो नहीं सकता। तो उस वक्त में लकीली मेरे पास में क्लिनिकल ट्रायल थी वैक्सीन की, तो मैंने उनको उसमें एनरोल किया, ट्रीटमेंट भी फ्री हुई, कीमोथेरेपी दिया, फिर वैक्सीन दिया। आज उनको 11 साल हो गए एंड ही इज अलाइव, वर्किंग इन द फील्ड। और जब मैंने इनका एक बार पेपर में, एक न्यूज़पेपर में, पुणे में इनकी न्यूज छपी थी, तो जब वो फोटो आया था तो बहुत से लोगों ने बोला था कि पेशेंट यंग दिख रहा है बच्चों से। तो ये इंडिकेट करता है। और जब लाए थे तब वाकई में वो स्टेज 4 में थे, एडवांस स्टेज में थे और कोई गलत नहीं बोला था, क्योंकि लंग कैंसर में जनरली लोग बहुत लंबा जी नहीं सकते। तो इससे एक बात और क्लियर होती है कि यदि कोई क्लिनिकल ट्रायल आपको यदि सामने आ जाती है और यदि आपको उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है तो हो सकता है कि आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट दुनिया की, जो दुनिया में अभी तक नहीं आई है, वो मिलने का मौका मिला है। तो ऐसी बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर हम लोगों के पास पेशेंट्स जो ट्रीट होते हैं, पता चलता है कि वो बहुत लंबा जी रहे हैं। और ये बहुत, क्योंकि हम नया वर्जन आता है ना, तो वो नया तरीका ढूंढता है कैंसर को मारने का, और वो नया तरीका शायद आपके लिए इतना कारगर हो कि तो हो सकता है आप लकी हो दुनिया में के 300 में से एक जो फर्स्ट सर्वाइवर्स हो वो बीमारी के लिए। तो ऐसा नया ड्रग आने से कोई आपके ऊपर गिनी पिग नहीं हो रहा है, आपको समझ के करना है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स भी बहुत अच्छी होती है। फिर जो अगली थेरेपी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने एक एपिसोड भी लिया था, इम्यूनोथेरेपी जी, लंग कैंसर में ये बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई है। और जिन लोगों का PD-L1 या ट्यूमर म्यूटेशनल बर्डन या इस तरह से हाई होता है, तो वो लोगों को, या फिर नहीं भी हाई हो तो आप कीमोथेरेपी के साथ ऐड कर सकते हो। तो ये लोगों को हम डायरेक्टली इम्यूनोथेरेपी पे, या जो कीमोथेरेपी फेल हो चुके उनको भी हम इम्यूनोथेरेपी पे ले सकते हैं। ये ज्यादा कारगर होता है। जो लोग बहुत हेवी स्मोकर्स होते हैं ना, उनमें ट्यूमर म्यूटेशनल बर्डन बहुत ज्यादा होता है, तो उन लोगों के लिए इम्यूनोथेरेपी देखा गया है कि काफी कारगर है। और वो, जैसे हमको पता है कि कैंसर सेल्स या अपने ही सेल से जो गलत रास्ते में गए और जो अपने T सेल से बच रहे हैं PD-L1 के थ्रू, चेक पॉइंट इनिबिटर्स जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो हम लोगों को ये चेक पॉइंट इनिबिटर्स देके
वो टी सेल को कैंसर सेल से लड़वाना है और बॉडी को फिट करना है कैंसर से लड़ने के लिए। एक और जो इम्पोर्टेंट थेरेपी का पार्ट होता है वो होता है रेडिएशन, जो कि हम एक्सटर्नल या इंटरनल देते हैं। जैसे कि हम बाहर से जब देते हैं तो उसको एक्सटर्नल रेडिएशन बोला जाता है। आज की डेट में रेडिएशन बहुत फोकस्ड हो गया है और हम रेडिएशन को, यानी मूविंग टारगेट है। लंग कैसा है, हिलता हुआ ऑर्गन है और इसमें ट्यूमर भी अंदर हिल रहा है। तो जब आप रेडिएशन दे रहे हो तो ट्यूमर भी अंदर 2 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर की मूवमेंट कर रहा है लंग के साथ। तो हम इसको गेटिंग बोलते हैं। जैसे कि लंग हिल रहा है और हमने ट्यूमर को टारगेट किया और लंग को कोऑर्डिनेट किया लंग मूवमेंट को रेडिएशन मशीन से, और वो पर्टिकुलर पोजीशन पे आके ही उसको रेडिएट करता है। यानी एक्यूरेसी बढ़ती है और इतनी एक्यूरेसी बढ़ती है कि हम 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी से रेडिएशन दे सकते हैं। इसको बोलते हैं गेटिंग। यानी आपने ट्यूमर का भी शेप ले लिया, ट्यूमर का मूवमेंट भी काउंट कर लिया और वो परफेक्ट मूवमेंट पे उसको उड़ाया। तो आपने ज्यादा आजू बाजू के जो टिश्यूज होते हैं उसको डैमेज भी नहीं किया। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट जरूर आ सकते हैं रेडिएशन से भी, जैसे कि यदि आपकी अन्न नलिका वहां पर है ट्यूमर के पास तो उसमें रेडिएशन लगने से निगलने में तकलीफ होती है कुछ दिनों के लिए। कुछ लोगों की स्किन ब्लैक होती है, कुछ लोगों का टेस्ट चला जाता है, कुछ लोगों को भूख कम होती है। तो इस तरह से साइड इफेक्ट आ सकते हैं, लेकिन ये कारगर होता है जैसे कि बोन पेन्स रिलीव करने में, ब्रेन मेट्स को ठीक करने में। यदि आपका एयरवे ब्लॉक हुआ है, आपको ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसमें रेडिएशन इफेक्टिव होता है। जो लोकली एडवांस ट्यूमर्स होते हैं तो कीमो रेडिएशन मिलकर उसको क्योर कर सकता है। तो ऐसे कई जगह पे रेडिएशन काफी कारगर सिद्ध होते हैं और इसमें हाईएस्ट एंड ट्रीटमेंट होती है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। जैसे आपके ट्यूमर बहुत छोटी है और आप मेडिकली फिट नहीं हो एनेस्थीसिया के लिए, तो आप बिना सर्जरी किए उतने ही एरिया को रेडिएशन से सर्जरी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी, रेडियो सर्जरी। तो ऐसी कई सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और जरूरी नहीं है कि आपका कैंसर एडवांस स्टेज में बोल दिया है और जो डॉक्टर ने आपको बोल दिया है तो आप लास्ट स्टेज पे चले गए, इसका मतलब आपका कुछ हो नहीं सकता। देयर इज ऑलवेज अ वे, देयर इज ऑलवेज अ होप, यू शुड नेवर गिव अप। अमेजिंग। तो जितने सारे लोग हमारा एपिसोड सुन रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज जो है कैंसर का मतलब जो है डेथ या मृत्यु या एंड ऑफ लाइफ नहीं है। आज बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत सारी तकनीकी अवेलेबल है जिसके जरिए जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक और मेरा सवाल है आपसे, वो ये है कि लंग कैंसर जो है किस एज ग्रुप को या किस एज ब्रैकेट को इम्पैक्ट करता है, और सिंस आज इतनी सारी सुविधाएं अवेलेबल है, इतने सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या आदमी जो है लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, मतलब इस काबिल हो सकता है? एक तो जैसे आपने एग्जांपल दिया उस किसान का, क्या और भी ऐसे केसेस हैं क्या सर? बहुत केसेस है और कई सारे लोग इसके अंदर नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं और इतनी अच्छे से जी रहे हैं कि आप उनको देख के बोल भी नहीं पाओगे कि इनको कभी कैंसर हुआ था। तो ये सारा खेल हमारे दिमाग का है। ये ज्यादा करके जो एज ब्रैकेट आपने बात किया, ये ज्यादा करके 65 एंड अबव एज होता है, लेकिन यंग कैंसर भी दिखने लग गए। क्योंकि क्या हो गया है कि लंग कैंसर पहले हम समझते थे सिर्फ स्मोकिंग से होता है, लेकिन अभी पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया है और हमको पता नहीं कि कितना पोल्यूशन से कैंसर है, कितना स्मोकिंग से है, कितना आर्सेनिक से है, कितना रेडॉन से है, कितना पेस्टिसाइड से है, कितना इनएक्टिविटी से है। हमको ये पता ही नहीं है कि हम जो केमिकल्स में काम कर रहे हैं, कितना हर चीज हमको अफेक्ट कर रही है, कितना कैडमियम, कितना बेरिलियम, कितना हम हर चीज से घिरे हुए, डीजल एग्जॉस्ट से घिरे हुए, हम हर तरह से कैंसर बनाने वाली हर चीज से घिरे हुए। तो यंग लोगों में भी आजकल कैंसर है, फीमेल्स में भी कैंसर है, जो स्मोकर ही नहीं है उनमें भी कैंसर देखा गया है और कई सारे 20% कैंसर ये नॉन स्मोकर्स में है। ये कैंसर जो होता है यदि आपको अर्ली स्टेज में है तो आपको तो क्योर कर सकते हैं और क्योर करके आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो। यदि आप एडवांस स्टेज में हो, तीसरी स्टेज में हो, तब भी आपका क्योरेबिलिटी काफी अच्छा है, लेकिन आप चौथी स्टेज में चले गए तो क्यूरेबिलिटी ड्रॉप हो जाता है। जो लोग क्योर नहीं हो सकते वो लोग भी रिस्पॉन्ड होके कई साल नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, लेकिन फिर इवेंचुअली आज की डेट में लंग कैंसर में स्टेज 4 में क्यूरेबिलिटी ये 15 से 20% ही है। 80% लोगों को हम क्योर नहीं कर पाते, लेकिन जैसे अर्ली स्टेज में हो तो हम 80% लोगों को क्योर कर देते हैं। पहले तो आप कैंसर ही मत होने दो। जो सीर डाटा है, जो एक एक्चुअली सीर डाटा बताता है कि 2010 से 2016 के बीच में यदि आपको लोकलाइज्ड कैंसर था तो वो स्टेजिंग के हिसाब से नहीं जाता है सीर डाटा। ये अमेरिका का एक
एजेंसी है जो कि पिछले 5 साल का वहाँ का सर्वाइवल बताता है। तो उसमें लोकलाइज्ड कैंसर हो तो 63% का उनका सर्वाइवल था। जो रीजनल कैंसर था, यदि वो वहाँ पर थोड़ा आसपास में फैला है तो 35% का 5 ईयर सर्वाइवल था। और यदि वो चौथे स्टेज में काफी डिस्टेंस तक फैल चुका है तो उनका सर्वाइवल 7% था। और ओवरऑल लंग कैंसर का 25% सर्वाइवल था 2010 से 2016 के बीच में। हर 5 साल में ये सर्वाइवल इंप्रूव हो रहा है क्योंकि हमारे पास नए ड्रग, नए टारगेट्स और नई ट्रीटमेंट मेथड्स आ रही है। तो जो पिछला था उससे हमेशा अगला 5 साल का सर्वाइवल बेटर होता है। ये 5 साल का बहुत से लोग बोलते हैं क्या मेरा सर्वाइवल सिर्फ 5 साल? नहीं, यदि आपने 5 साल अपना कैंसर को जागरूक नहीं होने दिया, सुला के रखा, तो आप हमेशा के लिए ठीक हो गए। ये 5 साल तक पलटने की ताकत रखता है। तो यदि आप 5 साल तक अपनी दिमाग में फिट हो जाए, अपने शरीर में फिट हो जाए और अपनी ट्रीटमेंट को पूरी शिद्दत से, पूरी जिद से लड़े और आपकी जिद आपके बीमारी से यदि बढ़ी है तो आपकी जीतने को कोई रोक नहीं सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका सर्वाइवल कुछ भी बोल दिया हो। आप इंडिविजुअल हो, आप पे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं होता है। जब कोई ये बोलता है कि 5 साल में 63% यदि जिंदा रहेंगे, 40% नहीं बचेंगे, तो 40% में आपको बैठना है या आपको 63% में बैठना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। और आपने यदि डिसाइड कर लिया कि आपको पास होना है तो आपको फेल कौन करेगा? क्योंकि पास करने वाले भी आप हो और फेल होने वाले भी आप हो। दिमाग से लड़ो और इसमें बिल्कुल भी मत थको। अमेजिंग, बहुत उम्दा। डॉक्टर साहब, हर एपिसोड में आपसे बात करके बहुत मजा आता है और आई एम रियली लर्निंग एंड आई एम श्योर हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो श्रोतागण हैं, वो भी बहुत सारी नई नई चीजें सीख रहे हैं और बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, कुछ सवाल है मन में, कुछ आपको जानना है, कुछ आपको शेयर करना है, कुछ बताना है, फीडबैक देना है प्रोग्राम के बारे में या किसी और चीज के बारे में जो कि जुड़ी हो कैंसर से, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ अपनी उंगलियों को थोड़ी तकलीफ देनी है आपको और ईमेल करना है manish.jain009@gmail.com पे, यानी कि MINISH009@gmail.com। यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं डॉक्टर साहब को एंड ही विल बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस थैंक यू एंड हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।